हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे कि फंक्शन के अंदर हम वैल्यू निकाल के किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों के पास एक फंक्शन थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को बताया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 2 है और F11 की हम लोगों को वैल्यू बतानी है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेते हो देन तुम लोग फंक्शन में जो है वैल्यू कैलकुलेट करना सीख जाते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू निकालनी है F11। तो जैसे कि जहाँ यहाँ x है तो वहाँ 11 रखना है हमें। तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख देंगे 11। तो इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन आएगा 1/√। x की जगह हमें 11 रखना है, 11 प्लस 2 इंटू √2x माइनस 4। तो 2x माइनस 4 x इजिकल टू 11 पे हो जाएगा 22 माइनस 4 मतलब 18। तो हम लोग इसको 18 यहाँ पे लिख सकते हैं और ये अंडर रूट पूरी तरीके से चलेगा प्लस 1/√, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 11 हमें रखना है, 11 माइनस 2/18। अब देखो यहाँ पे ये जो है 11 प्लस 2/18 है ना। तो 10th क्लास में फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर था उसको हम लोगों को यहाँ पे ध्यान करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं और भी डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे एक्चुअली हम ये फॉर्मूला ही लगाना चाहते हैं, √a प्लस √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2√ab प्लस बी। अब देखो यहाँ पे दो नंबर का एडिशन है, उन्हीं का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हमें ऐसे सोचना है, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 हो और एडिशन 11 हो। तो ऑब्वियसली दिमाग में आएगा 9 एंड 2। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? ये जो 11 है, 11 को हम लोग लिख देते हैं 9 प्लस 2 प्लस 2 अब जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। ओके, तो देखो अगर तुम इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें a और b की वैल्यू पता लगेगी। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको √9 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो a² प्लस b² प्लस 2ab हो रहा है ये फॉर्मूला। तो इस तरीके से अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं तो इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने की वजह से हम f(11) की वैल्यू आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। 1/, अभी जो अंडर रूट के अंदर पूरा लिखा हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? √9 प्लस 2, मतलब ये 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर √2 कट हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और माइनस में भी क्या बनेगा? 3 माइनस √2। क्यों? क्योंकि √2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 3 से छोटी। और ये जो अंडर रूट है वो हमें हर कीमत पे क्या देगा? वैल्यू पॉजिटिव। अंडर रूट के अंदर से वैल्यू कभी भी निकल के आएगी तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो f(11) इज इक्वल टू एलसीएम लेने पे तो नीचे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर एलसीएम लेके, 3 माइनस √2 प्लस 3 प्लस √2। तो देखो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के अंदर √2 से √2 कट रहा है और बच रहा है 6, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, है ना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा डिनोमिनेटर में? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो होना चाहिए a² माइनस b²। तो उससे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/7। तो ये वैल्यू है f(11) की 6/7, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में डिस्कशन। तो देखो क्या होता है ये, इफ़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम अ सेट a टू b। हमें पता है कि फंक्शन जो है एक रिलेशन है और रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर से बनता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट का होता है। तो एक फंक्शन है जो a से b डिफाइंड है, इस तरीके से लिखा हुआ है। देन a इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन f। मतलब अगर फंक्शन a से b डिफाइंड है तो हमें डोमेन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, पहला वाला जो सेट होगा वही डोमेन है।
और जो सेकंड सेट है सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो देखो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन, तो अगर हमें सेट फर्स्ट और सेट टू दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। देन सेट ऑफ ऑल द एफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। अब देखो ये क्या बोल रहा है, तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सपोज करो ये एक फंक्शन है, मैपिंग है फंक्शन की। तो फंक्शन किस तरीके से लिया हुआ है, ए एक सेट है, बी एक सेट है। ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी और बी के अंदर एलिमेंट है पी क्यू आर एस। अच्छा, ए की इमेज क्या है पी, बी की इमेज क्या है क्यू, सी की इमेज आर एंड डी की इमेज क्या है यहाँ पे आर। सी और डी दोनों की इमेज क्या है आर, है ना। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है, मैपिंग है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू आर, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू आर। तो देखो पहले जैसा हमने डिफाइन किया है फंक्शन को कि लेफ्ट में जो फंक्शन सेट होता है ए सेट, इसके सभी एलिमेंट की राइट हैंड साइड में जो है इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये सभी यूज़ में आने चाहिए। तो ये जो है ना ए बी सी डी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है डोमेन, इसलिए हम ए सेट को ही क्या बोल देते हैं डोमेन। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में बी सेट है, वो पूरा का पूरा कहलाता है कोडोमेन, है ना। रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूज नहीं होना है, डोमेन इज लेफ्ट एंड कोडोमेन इज राइट वन। अब रेंज क्या होती है, तो रेंज वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज ए सेट के अंदर अवेलेबल है, या फिर ए सेट के जितने भी एलिमेंट की इमेजेस हैं सिर्फ उन इमेजेस का सेट। तो यहाँ पे देखो एस जो है उसकी कोई प्री इमेज पहले यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आर की दो प्री इमेज है, क्यू की दो प्री इमेज है और पी की जो इमेज है इस तरीके प्री इमेज, इस तरीके से पी क्यू आर जो है वो किसके अंदर कंसिडर हम लोग करेंगे रेंज के अंदर। अब देखो ये तो बिल्कुल बेसिक है कि डोमेन कोडोमेन रेंज अगर मैपिंग दी हुई है तो हम पता लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात, ये जो रेंज है ये बी सेट में से निकल के आया है, तो हम बोल सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये उसी से रिलेटेड डायग्राम है लेफ्ट में। ये जो पूरा का पूरा डोमेन है, डोमेन मतलब पूरा ए सेट, तो ये पूरी की पूरी मैपिंग क्या हो रही है रेंज से हो रही है, मतलब रेंज मतलब पी क्यू आर। तो यहाँ पे पूरे एलिमेंट जो है पी क्यू आर यूज़ हो गया, और जो बाहर वाला आउटर जो एरिया है उसके अंदर क्या है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग एस। तो ये तो हो गया कोडोमेन जो बड़ा सर्कल है, और यहाँ पे लेफ्ट में हमारा क्या है डोमेन। और इस तरीके से जो एलिमेंट यहाँ पे इमेजेस बनाने के काम आ रहे हैं उन सबको हम लोग बोल देते हैं रेंज। ओके, तो ये है बिल्कुल बेसिक डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है। बट अगर हमें डोमेन क्लियर समझना है और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए सॉल्विंग पॉलिनोमियल इनइक्वेशन। तो हमें इनइक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो इनइक्वेशन जब तक हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा मत सोचना हम फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। फंक्शन को आगे कंटिन्यू करने के लिए इनइक्वेशंस को सॉल्व करना आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे कि इन इक्वेशंस क्या होती है। तो इन इक्वेशंस को सीखने से पहले और इन इक्वेशंस के बारे में बात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरवल्स के बारे में, है ना। तो इंटरवल जो है जो हम आप लोगों ने CBSE NCERT में बोर्ड में देखा होगा, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक क्या होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ओके। तो ओपन इंटरवल में क्या किस तरीके से लिखते हैं हम A to B। अब देखो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं वैसे ही लिखना है, बट ये यहाँ पे दिखाता है कि नंबर लाइन पर सपोज करो यहाँ पर कोई A पॉइंट है और राइट हैंड साइड में B है, A छोटा है B बड़ा है और हमें A से B बताना है, मतलब हम A से B के बीच में नंबर लाइन पे सभी के सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल हुआ A to B, ऑब्वियसली ये एक सेट है, इस सेट के अंदर A और B इंक्लूड नहीं है और A और B को छोड़ के बाकी सब इनके बीच के नंबर जो है वो इंक्लूड है ना। हम लोग इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। अच्छा ये जो है ये किसका सबसेट होगा, ये रियल नंबर का सबसेट होगा। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल में क्या होता है, सपोज करो ये नंबर लाइन है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फाइनाइट, राइट हैंड साइड में प्लस इन्फाइनाइट, A कोई नंबर है, इसी तरीके से उससे बड़ा B नंबर है। अब हम लिखना चाहते हैं x जो है, x कोई वेरिएबल है, x की वैल्यू हम लोग बताना चाहते हैं कि वो A से B है और A और B दोनों इंक्लूडेड है।
तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं A to B, और उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं डार्क। लेफ्ट में हमने क्या किया हुआ है, होल किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे भी सेम वही बात बोलेंगे कि जो ये A से B और A एंड B इंक्लूडेड है वो किसका सबसेट है, R का। इसी तरीके से सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल भी होता है, बट उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सपोज करो x बिलोंग्स टू 1 to 7, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है x की 1 से 7 के बीच में सभी रियल वैल्यूज़, वो सभी इनफाइनाइट वैल्यूज़ का सेट। तो उन सभी इनफाइनाइट वैल्यू के सेट को हम लोग सिर्फ इतना सा लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको ज्योमेट्रिकली हमें देखना है तो भी हम देख सकते हैं। तो सपोज करो इधर लेफ्ट में माइनस इन्फाइनाइट, राइट में जो है प्लस इन्फाइनाइट, 1 यहाँ पे कहीं है और 7 यहाँ पे कहीं है। तो हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 से 7। इसी तरीके से सपोज करो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। x की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है -1 से 6 के बीच में, क्लोज इंटरवल। तो हम लोग इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो -1 यहाँ पे कहीं होगा अगर बीच में 0 है तो, और राइट हैंड साइड में 6। तो हमें -1 से 6 लाइन बना देनी है और लास्ट में हम लोगों को डार्क कर देना है। डार्क कर देने का मतलब है -1 और 6 भी वैल्यूज़ के अंदर इंक्लूडेड है। तो x की जो ये वैल्यू लिखी हुई है -1 से 6 के बीच में सभी रियल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये साइड, और -1 और 6 भी उस वैल्यूज़ के अंदर है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज करो x इजिकल टू लिखा है 3 to 7, और इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, ये 3 और राइट में हमारा 7। तो 7 क्लोज है तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे डार्क, और 3 इंक्लूड नहीं है तो वहाँ पे क्या कर देंगे होल। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर, है ना। ये माइनस इन्फाइनाइट इधर, और राइट में क्या हो गया प्लस इन्फाइनाइट। अच्छा, इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x बिलोंग्स टू -1 टू, या फिर -7 से ले लेते हैं इस बार हम लोग, और वैल्यू ले लेते हैं 0 तक। 0 जो है ओपन इंटरवल में है और -7 जो है वो क्लोज इंटरवल में। तो इसको भी हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे तो तरीका हम लोगों का नंबर लाइन पे वही रहेगा, लेफ्ट में -7 राइट में 0। -7 के ऊपर जो है हम लोग डार्क करेंगे और 0 के ऊपर क्या करेंगे हम होल। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू -7 से 0, सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इनइक्वेशंस क्या होती है। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस की। तो इक्वेशंस क्या क्या होती है, जैसे कि सपोज करो x - 1 इजिकल टू 0 लिखा हुआ है। अब इसी के साथ हम लोग इनइक्वेशंस भी समझ लेते हैं कि इनइक्वेशंस जो है वो क्या होती है। तो इन इक्वेशंस में हम यूज़ करते हैं साइन कौन कौन सा, ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन, या फिर लेस देन इक्वल टू। तो ये साइन आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं x - 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कितना होता है, फाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब x की कितनी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, 1। तो 1 वैल्यू सेटिस्फाई करती है, और वो वैल्यू भी हमें पता है यहाँ पे कितनी है, x इजिकल टू 1। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन कैसे, जैसे कि सपोज करो x - 1 इजिकल टू 0 लिखा है, हम 1 को राइट हैंड साइड में ले गए तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है ना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो x है वो रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब लिखा हुआ है 1 से बड़े सभी के सभी रियल नंबर। तो वही नंबर लाइन वापस से, ये 1 यहाँ पे कहीं होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कहाँ तक, जहाँ तक ये नंबर लाइन जा रही है। तो नंबर लाइन कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो हम इस तरीके से आंसर लिखते हैं इसको। ओके, तो इन इक्वेशंस के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आई, इनफाइनाइट। 1 से लेकर इनफाइनाइट, आप लोगों को भी पता है इनफाइनाइट वैल्यूज़ होगी, है ना। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि सपोज करो लिखा हुआ है x² - 5x + 6 इजिकल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है, इसके फाइनाइट सॉल्यूशन है, और वो हमें पता है x इजिकल टू क्या आएगा, 2 और 3। अब अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ x² - 5x + 6 लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0, तो इसको जो सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ
एक्स की सिर्फ एक या दो वैल्यू नहीं आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू। उन्हीं सभी इनफाइनाइट वैल्यू को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं और उसी के लिए हम लोग मेथड पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वेवी कर्व मेथड। बट डायरेक्ट वेवी कर्व मेथड पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि वेवी कर्व मेथड क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर वो मेथड नहीं हो तो उसके बिना हम क्या इन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो देखो हम वही देखते हैं, हम एक इन इक्वेशन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो पीछे जो था वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, ये हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसके फैक्टर। तो फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 2 लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है दो तरीके हैं। दो तरीके में सबसे फर्स्ट वाला जो मेथड है वो काफ़ी लॉन्ग मेथड है, हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे बट स्टिल हम लोग सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होके, जैसे कि मान लो a और मैं उसको b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ तुम्हें लेस देन 0 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0, तो इसका मतलब या तो a नेगेटिव होगा और b क्या होगा, पॉजिटिव। a अगर नेगेटिव है तो b क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर a पॉजिटिव है तो b क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्योंकि देखो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेस देन 0। तो देखो यहाँ पे नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड और लेस देन 0 लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे दो केस बनाने होंगे। केस फर्स्ट क्या, x माइनस 3 जो है वो तो क्या है, उसको हम लोग नेगेटिव बता देते हैं, एंड x माइनस 2 को हम लोग बता देते हैं ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये हम लोगों का जो है ये वाला केस हो जाएगा। केस फर्स्ट इसको हम लोग, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 2। अब देखो नंबर लाइन पे एज्यूम करो 3 से छोटा, ऐसा ये बोल रहा है, और x ग्रेटर देन 2। तो नंबर लाइन पे इस वाले केस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नंबर लाइन पे हम कहाँ हैं, ये 2 और ये 3। अगर हम एंड मतलब इंटरसेक्शन दोनों का देखते हैं तो 2 से तो बड़ा है ना, 2 इंक्लूडेड नहीं है, और 3 से छोटा, तो हम इस तरीके से यहाँ पे आ गए। अगर हम लोग यहाँ पे केस 2 भी ले लेते हैं, केस 2, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 को हम लोग बता देते हैं ग्रेटर देन 0, एंड नेक्स्ट वाला जो है उसको हम लोग क्या बता देते हैं, लेस देन 0। तो x माइनस 2 लेस देन 0, तो यहाँ से क्या होगा, x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 2। अब देखो ये क्या है, 2 से छोटा एंड 3 से बड़ा। क्या ऐसा कोई नंबर है, जानते हो तुम लोग, जो 2 से छोटा और 3 से बड़ा हो, तो यहाँ ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता ना। तो हमारे पास बस लेफ्ट वाला केस बचा है, तो लेफ्ट वाले केस से हम लोग आंसर हमारा लिख सकते हैं जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन इंटरवल के अंदर। ओपन क्यों, ये बात समझ लो, कब ओपन लिखना है कब क्लोज लिखना है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पे क्या है, सिर्फ लेस देन, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, मतलब 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, लेस देन 0 आएगा। जैसे कि सपोज करो मैंने 2.5 लिया, तो 2.5 लेने पे ये x माइनस 3 आ रहा है नेगेटिव और x माइनस 2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू है तो उस केस में हमें आंसर क्या मिलेगा, लेस देन 0। ओके, अब ये था मेथड 1। अब हम लोग कर लेते हैं मेथड 2 ट्राई। तो मेथड नंबर 2 क्या है भाई, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। अब ये जो लेस देन है ना, इसको इक्वल मान के यहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ दिया हुआ एक्सप्रेशन 0 हो रहा हो, तो x इज इक्वल टू 2 एंड 3 क्रिटिकल पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये नंबर लाइन है। अब यहाँ पे कहीं 2 होगा और इधर कहीं 3 होगा, इधर प्लस इन्फाइनाइट और लेफ्ट हैंड साइड में
माइनस इन्फिनिट। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये 2 और 3 ने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर हम नाम देना चाहें तो नाम हम दे सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सी के अंदर कौन सी वैल्यू है, 3 से बड़ी। बी पार्ट के अंदर क्या है, 2 से 3 के बीच की सभी वैल्यूज। इसी तरीके से ए पार्ट के अंदर क्या है, 2 से छोटी सभी वैल्यूज। तो देखो हम पार्ट ए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं, पार्ट ए गिवन इन इक्वेशन में हम चेक करते हैं। तो 2 से छोटा कोई भी वैल्यू, जैसे सपोज करो मैंने 0 कंसीडर कर लिया, तो अगर मैं 0 को यहाँ इन इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 - 2 मतलब -2 इंटू 0 - 3 मतलब -3। ओके, लेस देन। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हम लोग चेक करना चाहते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम सीधा सा यहाँ पे ए पार्ट के अंदर लगा देंगे प्लस साइन। ओके, अच्छा 0 पे तो है ही सही, 2 के अलावा 2 से छोटी कोई भी वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर तुम रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब हम 2 से 3 के बीच में ट्राई कर लेते हैं, पार्ट बी अभी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो अगर पार्ट बी ट्राई करते हैं तो x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2.5 कोई वैल्यू। तो अगर 2.5 हम रखेंगे जो हमने पहले अभी देखा है, तो उस केस में हमें जो है बीच में क्या मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा। और सी पार्ट की अगर हम लोग वैल्यू लेंगे, पार्ट सी के अंदर x की कोई भी वैल्यू ले लो 3 से बड़ी, 4 ले लेते हैं। तो गिवन एक्सप्रेशन में रखेंगे तो 4 - 2 कितना, 2, 4 - 3 कितना, 1। तो 100% ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, 2 × 1 मतलब 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम गिवन एक्सप्रेशन देखते हैं तो उसके अंदर हमें जो सॉल्व करना है, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0। अब लेस देन 0 जो है इसका मतलब नेगेटिव, तो बी पार्ट नेगेटिव है तो बी पार्ट हमारा आंसर है। तो हम सिंपल सा इसमें आंसर लिख देंगे, हमें पता लग जाएगा x की वैल्यू कहाँ नेगेटिव है, बी वाले पार्ट के अंदर, तो हो जाएगी 2 से 3। तो देखो ये फर्स्ट वाला मेथड क्या है, केस बनाने वाला, और सेकंड मेथड वाला क्या है, उसके अंदर आप नंबर लाइन बनाओ और 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 पार्ट हो जाएंगे लाइन के, और अगर 4 पॉइंट है तो 5 पार्ट हो जाएंगे। तो सभी पार्ट पे चेक कर लो कि भाई कौन सा साइन कहाँ पे आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कि अभी हमने ये सीखा कि इन इक्वेशंस होती क्या है। बट ये जो अभी तुमने मेथड देखा ना, जिसमें हो सकता है बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट दोबारा से वीडियो देखना समझ में आएगा। बट इन द एंड वेवी कर्व मेथड अगर हम लोग पढ़ेंगे तो किसी भी टाइप की इन इक्वेशन जो है इजीली सॉल्व हो जाती है। वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर वेवी कर्व मेथड ही देखेंगे।